हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी अभी इंडिया विजिट पे हैं और उनकी कोशिश है कि इंडिया और अफगानिस्तान में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। आप सभी जानते होंगे 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी जब अफगानिस्तान छोड़कर जा रही थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट था और उस दौरान बहुत सारे लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि तालिबान का गवर्नमेंट अगर बनेगा तो सिचुएशन क्या होगा। और उसी दौरान न्यूज़ में ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था वीडियोस, जब यूएस फ्लाइट्स वहाँ से टेक ऑफ करती थी तो वहाँ के लोकल्स उस फ्लाइट में लटक कर भागने की कोशिश करते थे, जिस दौरान काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। उसी दौरान अगस्त 2021 में इंडिया ने भी ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था, जो वहाँ पे इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए। और इसी दौरान जब अफ़गानिस्तान ने अपना गवर्नमेंट बनाया, जिसे फॉर्मली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान कहा जाता है, जो कि अभी तक ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इंडिया ने भी इसे अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दिया इस गवर्नमेंट को, लेकिन इंगेजमेंट्स हो रही हैं। जैसे एक वर्ड होता है पॉलिटिकल साइंस में, डी फैक्टो इंगेजमेंट। डी फैक्टो इंगेजमेंट इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल इंगेजमेंट। अभी अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट प्रैक्टिकली काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ऐसा टेरिटरी रहा है जहां टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स हमेशा से उसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं। अभी प्रेजेंट डे में भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बेहतर नहीं हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, वो इस अब पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स हैं उनको रेजिस्ट करती है और इसलिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमेशा से टेंशन्स बने रहते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे और जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशंस चल रही हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस के बारे में। तो अफ़गानिस्तान में इंडिया के जो बॉलीवुड है या फिर पीपल टू पीपल कनेक्शन जिसे कहते हैं, वो हमेशा से बेहतर रहे हैं। जो सॉफ्ट पावर होता है, एक हार्ड पावर होता है जो मिलिट्री पावर होता है, और कंट्रीज सॉफ्ट पावर यूज़ करती हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब हो गया कल्चर वाइज, या फिर बॉलीवुड में जो फिल्म्स हैं, या फिर दारुल उलूम देवबंद का जो है, इसके बारे में मैं अभी तुरंत एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। तो ये सब सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और यही वो चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को बेहतर बनाएगा और ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। इसी ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए आमिर खान मुताकी इंडिया आए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने भी जिन्होंने 2021 में अपना एम्बेसी हटा लिया था, इस बार उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब दोबारा से वहाँ पे एम्बेसी ऑफिसेस खोले जाएंगे और रिलेशंस को, जो इंगेजमेंट है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, उसको बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। तो इंडिया का जो मैंने एक टर्म आपको बताया डी फैक्टो इंगेजमेंट, दूसरा एक टर्म होता है डे जुरे रिकॉग्निशन। ये दो वर्ड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस में यूज़ किए जाते हैं। डी फैक्टो इंगेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल इंगेजमेंट, और डी फैक्टो रिकॉग्निशन का मतलब हुआ कि इनको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस गवर्नमेंट को, तालिबान की गवर्नमेंट को अभी तक लीगली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन तालिबान कोशिश कर रहा है कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंगेजमेंट्स किए जाएं, जैसे रशिया के साथ या चाइना के साथ। अभी जो आमिर खान मुताकी इंडिया आए हैं वो मॉस्को होते हुए आए हैं। तो वहाँ पे एक तो डर है कि टेररिज्म का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, और दूसरा ये भी इनसिक्योरिटी है कि अगर इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को वहाँ बरकरार नहीं रखता है, अगर अफ़गानिस्तान को इग्नोर किया जाएगा फॉरेन पॉलिसीज़ में, तो रशिया और चाइना, जो कि अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी बेहतर स्थिति में होंगे और जो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल है वो इंडिया फिर
वहाँ पे नहीं कर पाएगा अगर इसको इग्नोर करेंगे अपने पॉलिसीज़ में। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अफ़गानिस्तान में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, जिसके तहत वहाँ के पार्लियामेंट को भी बनाया जाएगा और एक हाईवे है जरंज दिलारम हाईवे, उसका भी कंस्ट्रक्शन इसी प्रोजेक्ट के अंदर स्पॉन्सर किया गया है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ज़रूर बनाए गए हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को लाने के लिए, जो कि अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, अफ़गानी स्टूडेंट्स, वो मेडिकल एजुकेशन के लिए इंडिया आ सकें या और भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए इंडिया आ सकें। इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज़ को, वीज़ा पॉलिसी है उसको मॉडिफाई किया है अप्रैल 2025 में ही, और ये एक तरह से सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ किया जाएगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन के लिए अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे ताकि वो यहाँ इंडिया आ सकें और पीपल टू पीपल कनेक्शन बन सके इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो मैंने आपको बताया कि $3 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और रशिया और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का इन्फ्लुएंस भी ज़रूरी है। मैंने दारुल उलूम देवबंद की बात की थी। ये क्या है? देवबंद एक म्यूनिसिपैलिटी है, उत्तर प्रदेश में सहारन डिस्ट्रिक्ट है, उसमें देवबंद है। यूपी के सहारन डिस्ट्रिक्ट में देवबंद है। ये एक म्यूनिसिपैलिटी है और यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया था दारुल उलूम का। दारुल उलूम ये कब रखा गया था? 1866 में। 1857 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे अपना इन्फ्लुएंस और एक्सपैंड किया था, तब मुग़ल जो एम्पायर था उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी कम गया था, और इस्लामिक स्कॉलर्स ने उस वक्त कोशिश की थी इस्लामिक लिटरेचर को रिवाइव किया जाए और कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं इस्लामिक लॉज में या फिर इस्लामिक लाइफस्टाइल में, और इसके लिए उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की थी 1866 में। और इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड जो मदरसास बनाए गए थे वो काम करते हैं। तो मदरसा इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी है और अफ़गानिस्तान में भी है। तो इसीलिए आमिर खान मुताकी जब इंडिया आते हैं तो वो देवबंद के दारुल उलूम को अपना मदर इल्मी कहते हैं, यानी कि अल्मा मेटर कहते हैं, क्योंकि इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड उनकी एजुकेशन हुई है। और एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, तालिबान जो वर्ड है वो एक वर्ड तालिब से बना हुआ है, और तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। तो इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो तालिबान हैं। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इंडिया में जो देवबंद का दारुल उलूम है वो एक पीसफुल इंस्टीट्यूशन है, सेमिनरी है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेमिनरी भी है इस्लामिक, सुन्नी इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बेस्ड। और जो तालिबान अफ़गानिस्तान वाला है उसमें और इंडिया में डिफरेंस ये है कि वहाँ वाले वायलेंट हैं, पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं, और उनको ऐसा इसलिए अपना आइडियोलॉजी में चेंजेस करने पड़े क्योंकि जो सोवियत यूनियन का 1980s में वहाँ पे सोवियत इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस आया। तो उसको काउंटर करने के लिए, सेल्फ रूल लाने के लिए वहाँ के लोगों ने हथियार उठाए, और फिर पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी वहाँ पे आम जनता को बहुत हानि पहुँचाता है। अभी हाल में बॉम्बिंग हुआ काबुल में और काफ़ी लोगों की उसमें जान गई थी। फिर पाकिस्तान ने ये क्लेम भी किया कि टीटीपी के लीडर मुफ्ती नूर वली महसूद को, टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसके लीडर को मार गिराया गया है। लेकिन फिर उनके तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया
ऑडियो रिलीज़ किया टीटीपी ने कि ऐसा नहीं है, वो अभी ज़िंदा है। उस इंसान ने खुद बताया, ये मुफ्ती नूर वली महसूद, इन्होंने खुद बताया कि आई एम फाइन एंड फिट। तो जो ये पाकिस्तान के क्लेम्स हैं, ये इंडिया के साथ जो वॉर होता है उसमें भी फ्रॉडुलेंट क्लेम्स करते हैं और फुल फ्रॉडबाजी चलती है इनकी। अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी हमेशा से झूठ का सहारा लेते आए हैं। और सबसे मुश्किल ये है कि आप जानते होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर उसे कहते हैं डूरंड लाइन। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही बनाया गया था। तो अफ़गानिस्तान का जो गवर्नमेंट है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अपना टेररिज्म का इन्फ्लुएंस बनाए रखा है, और जो ये डूरंड लाइन का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हमेशा से क्रिएट करते आए हैं। और जो अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ हैं जो पाकिस्तान में चले गए थे, जो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या फिर पंजाब रीजन में भी कुछ लोग हैं, तो इन लोगों को ज़बरदस्ती अब वहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग ईरान से होते हुए पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे, लेकिन UNHRC एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, UNHCR। इसको कंफ्यूज हम UNHRC से नहीं करेंगे। UNHRC ये दो बॉडीज़ हैं। UNHCR का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। ये रिफ्यूजीज़ के लिए है, और ये ह्यूमन राइट्स के लिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो UNHCR ने, जो रिफ्यूजीज़ वाली बॉडी है, इन्होंने बताया कि ये एक ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है कि आप फोर्सफुली वहाँ के लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अगर आपको वहाँ से अपने रिफ्यूजीज़ अफ़गानी रिफ्यूजीज़ हैं, उनको हटाना ही है, तो फेज़ वाइज हटाया जाए, इस तरह से नहीं कि लोगों की जान चली जाए या ह्यूमन डिग्निटी को हार्म पहुँचे। और अब पाकिस्तान का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान बहुत शांति प्रिय देश है और हमेशा से यहाँ शांति रही है, और बाहर वाले आकर यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करते रहते हैं। जो देश पूरी दुनिया को में अनरेस्ट क्रिएट करने का जिम्मेवारी उठाए हुए है, वहाँ पे कोई और अनरेस्ट क्रिएट करने आ जा रहा है, और जिसकी वजह से वो बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं जो अफ़गानिस्तान को परेशान करने के लिए काफ़ी है, और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस में इंडिया की प्रेजेंस की जो ज़रूरत है उसको सपोर्ट करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट बहुत जस्टिफाइड है। और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी चाहिए अभी, क्योंकि अभी जो यहाँ पे ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आमिर खान मुताकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हुआ था, तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो उसमें जो फीमेल रिपोर्टर्स थी उनको अलाउ नहीं किया गया। फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि वो इसलिए क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, शॉर्ट नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो जो वुमेन का सिचुएशन है ये भी क्वेश्चनेबल है तालिबान गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि वो एक तरह से वॉर से निकला हुआ गवर्नमेंट है। अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा अनरेस्ट था कि अभी मतलब वुमेन आर नॉट सेफ इन दैट सेटअप, और इसलिए, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट मतलब ग्लोबली उनके लिए जो परसेप्शन है हमारा, वो उतना लिबरल नहीं है। और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये समझ में आ चुका है कि अगर आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए तो मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
फिर सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो फिर वहाँ पे अलाउ किया गया फीमेल रिपोर्टर्स को, और ये क्लैरिफिकेशन दिया गया कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में नहीं अटेंड कर पाई थी फीमेल रिपोर्टर्स। तो रिपोर्ट्स की अगर माने तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान भी ये चाहता है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, तभी एक डेवलप्ड सोसाइटी बनाया जा सकता है। लेकिन ये एक साथ तुरंत नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं हुआ है, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, और जो पॉलिसीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे बनाई जाएं, क्योंकि अगर बहुत जल्दीबाजी किया जाएगा तो हो सकता है फिर से सिचुएशंस ख़राब हों और उसे हैंडल करना मुश्किल हो। तो फेज़ वाइज हम भी ये चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी, और ग्लोबल रीजनल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर शांति चाहिए तो अफ़गानिस्तान में शांति होना बहुत ज़रूरी है। और अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है ये भी काफ़ी ज़रूरी है। सो ये हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं हैं इस नए देश को, ताकि वो एक डेवलप्ड सोसाइटी बना सके। दिस वॉज द कंप्लीट डिस्कशन ऑन इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ अगर पसंद नहीं आया है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो में डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।